तीसरे दौर के लिए प्रचार बस कुछ ही देर में थमने जा रहा है। पांचवें दौर के लिए ये सबसे बड़ा दौर है। 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और हम आपको अलग अलग सीटों पर लेकर चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं अलग अलग नेता। मध्य प्रदेश से हम बिहार गए, बिहार में ही रहेंगे अभी और पाटलिपुत्र सीट का जिक्र करेंगे। यहां से लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी के हाथों में सौंप रहे हैं। मीसा भारती यहां से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जेडीयू की तरफ से रंजन प्रसाद यादव हैं, लेकिन जो अहम मुकाबला है वो उस शख्स से है जिसने पार्टी ही छोड़ दी क्योंकि सीट छोड़ने के लिए कहा गया, और वो है रामकृपाल यादव। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उम्मीद उन्हें है कि पाटलिपुत्र सीट उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मीसा भारती पूरी कोशिश में है कि पाटलिपुत्र में हर एक का मन मोह लें। गुरुवार शाम बिहार में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले पाटलिपुत्र में जुबानी जंग अपने पूरे उफान पर है। खासकर जो चाचा भतीजे के चुनाव के पहले का रिश्ता लगभग टूट चुका है। लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया है, पर इस लड़ाई में कोई किसी का सगा नहीं बचा है। लालू रामकृपाल के नाम पर भरी सभा में गुस्से में लाल हो जाते हैं, तो मीसा भारती के लिए अब ये पूरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कितनी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के प्रति और किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, मेरे जीत के प्रति जनता ज़्यादा आश्वस्त है। जहाँ भी मैं जाती हूँ इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह का आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग और महिलाएं और बच्चे निकल करके आते हैं, नौजवान साथी। तो मीसा का ये अवतार देखकर कौन कह सकता है कि मीसा राजनीति में नई आई है, लेकिन MBBS की पढ़ाई कर चुकी मीसा को मालूम है कि उन्हें पाटलिपुत्र जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इसलिए मीसा इलाके के हर गाँव हर कस्बे को नाप देना चाहती है। मीसा मंझे हुए नेता की तरह लोगों के गिले शिकवे सुनती और सरकार बदलने का वादा लेती। दरअसल पाटलिपुत्र परिसीमन के बाद नया लोकसभा क्षेत्र है। 2009 में यहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खुद उम्मीदवार थे, लेकिन जनता दल यू के उम्मीदवार और अपने पुराने सहयोगी रंजन प्रसाद यादव से वो चुनाव हार गए। इसलिए इस बार लालू मीसा को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कि सबके लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 40 और बिहार झारखंड की करते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पाटलिपुत्र सीट में वो मेरे एक पिता भी हैं, तो पिता का फर्ज भी बनता है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये पिता का फर्ज भी होता है कि बेटी के लिए वो करें, तो इसलिए वो करें। मीसा भारती का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है, जो हाल तक आरजेडी में थे और मीसा उन्हें चाचा कहती हैं। लेकिन मीसा भारती को टिकट मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रंजन यादव भी मीसा भारती के चाचा हैं, हालांकि वो कई साल पहले आरजेडी छोड़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ में दल को छोड़ा था, विचारधारा से मतलब भटक गए हैं ये लोग, और आज पद लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल से और टिकट लेते हैं बीजेपी से, तो जनता को सावधान रहने की जरूरत है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से अपनी जीत पक्की करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे वो राजनीतिक दांवपेच का खेल हो या फिर सामाजिक ताना बुना। वो किसी भी कीमत पर इस बार पाटलिपुत्र सीट खोना नहीं चाहते। ये है मिशन मीसा, यानी जीत हर कीमत पर। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पाटलिपुत्र, आज तक। मीसा भारती का जन्म हुआ था इमरजेंसी के साल में। लालू यादव ने मीसा का नाम इमरजेंसी पर ही रखा था। कांग्रेस के खिलाफ तब वो थे, लेकिन आज देखिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लड़ रहे हैं, तो मीसा चुनावी मैदान में है। बहरहाल हम महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं, एक और स्टार कैंडिडेट की बात करते हैं। कम से कम राजनीति के लिहाज से तो वो स्टार बन ही चुके हैं। बीड सीट की बात करते हैं, जहां से गोपीनाथ मुंडे एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहां पर एनसीपी की तरफ से सुरेश रामचंद्र से उनका मुकाबला होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं यहां पर। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, क्या महाराष्ट्र में जो उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि कमल का फूल अगर खिलेगा तो वहां से एक बड़ी तादाद में सीटें आएंगी ताकि 272 प्लस का जो लक्ष्य है उनका वो उसे पूरा कर सकें, क्या गोपीनाथ मुंडे इसमें कामयाब होंगे कि अपनी सीट कम से कम यहां से निकाल ले जाएं? उनका चुनाव प्रचार देखिए। गुरुवार को 5वें चरण के मतदान में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, उनमें बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे भी शामिल हैं।
गोपीनाथ मुंडे एक बार फिर महाराष्ट्र की बीड सीट से चुनाव मैदान में हैं और उन्हें भरोसा है कि 2009 की तरह एक बार फिर इलाके की जनता उन्हें जिताकर लोकसभा भेजेगी। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले गोपीनाथ मुंडे के घर इसी तरह समर्थकों का जमावड़ा लगा रहता है। मुंडे किस तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान एक दिन वरिष्ठ नेता के साथ। फिलहाल हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे जी के घर पर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि तैयारी हो रही है, दिन की शुरुआत हो रही है और गोपीनाथ मुंडे जी तैयार हो रहे हैं। दिन का प्रचार कैसे करते हैं, वो कैसी तैयारी होती है, क्या नियोजन होता है, उन्हीं से पूछते हैं। सर ये बताइए कि एक दिन क्या क्या कुछ करते हो और इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है आपका? साधारणतः मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सभाएं लेता हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर 6 सभाएं लेता हूँ। तो साधारणतः मैं महाराष्ट्र के अभी 22 कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करके आया हूँ। वक्त की पाबंदी के बीच गोपीनाथ मुंडे गाड़ी में ही अखबार पढ़ते हैं और फिर चुनावी सभाओं के लिए निकल पड़ते हैं। भारतीय जनता पक्षाचा किसान परिवार में पैदा हुए गोपीनाथ मुंडे की स्कूली शिक्षा बीड में ही हुई, लिहाजा यहाँ के लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के जीजा हैं, लिहाजा उनके प्रचार में प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रकाश महाजन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव क्षेत्र में 2 लहरें हैं, जिसको हम डबल एम की लहर कहते हैं। मुंडे जी की लहर तो पहले से ही है, अब मोदी की लहर उसमें आके मिल गई है। तो ये दोनों लहरें इकट्ठा होने से इन्होंने एक सुनामी का रूप ले लिया है। इसलिए इस चुनाव में मुंडे जी शायद पिछली चुनाव से भी ज़्यादा वोटों से चुन के आ सकते हैं। दिन भर में करीब 10-12 सभाएं करने वाले गोपीनाथ मुंडे के पास खाना खाने का भी समय नहीं होता और वो रास्ते में गाड़ी रोककर ही अपनी भूख मिटाते हैं। चलते चलते सब कुछ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं गोपीनाथ मुंडे अपने निर्वाचन क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीड से निकले, सुबह सुबह पहुँचे और तुरंत बीड से निकले और यहाँ चलते चलते प्रचार करते करते गाड़ी में बैठकर ही खाना भी खा रहे हैं और ऐसे ही इनके दिन जा रहे हैं। इस तरह मेहनत कर रहे हैं ताकि जीत उन्हीं की हो। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, बीड आज तक। 5वें दौर के लिए चुनाव होना है 121 सीटों पर, कौन इस पे साबित होगा 20? ये सवाल बड़ा है। हम अलग अलग राज्यों में आपको ले चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सीटों पर किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं राजनेता। अशोक चव्हाण न सिर्फ चुनावों के लिए उन्हें प्रचार करना है, बल्कि एक दाग भी धोना है, यानी आदर्श जो घोटाला था उसका दाग वो कैसे धोएंगे। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने जाना कि अशोक चव्हाण इन चुनावों से पहले किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता श्री अशोक चव्हाण जी। काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, आखिरी दिन पर सुपारी का आनंद ले रहे हैं। सर, किस तरह का प्रचार है? काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहा है। सुपारी का आनंद नहीं ले रहा हूँ मैं। ऐसा है कि जहाँ भी जाते हैं महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है कि सुपारी खिलाते हैं कि भाई कम से कम चाय पी के जाइए, बड़ी सौंफ खा के जाइए, सुपारी खाइए। ना तो नहीं बोल सकते, इसलिए गाँव में जाने के बाद में लोग जो देते हैं वहाँ सुपारी तो खानी पड़ती है। तो रिलैक्स तो ऐसा है कि यहाँ पर इतना काम हुआ है, लोग साथ में है, कोई चिंता का विषय है ऐसा मुझे लगा नहीं है। नरेंद्र मोदी जब नांदेड़ आते हैं कहते हैं कि बावजूद यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मिला लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, सीधा सीधा आप ही निशाना दागते हैं। ऐसा है, महाराष्ट्र के ऊपर बात करने से पहले मोदी ये देखे कि गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात में कम से कम, महाराष्ट्र में सुकून तो है, दंगे नहीं है, झगड़े नहीं है, वहाँ तो लोगों को तो भय है, लोग भय से पीड़ित है। तो मुझे ये जो दावा किया जाता है, पहले गुजरात पर अपना ध्यान दे, फिर महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन जिस तरह के नंबर्स दिए जा रहे हैं सर एग्जिट पोल्स में, कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही महाराष्ट्र में। क्या लगता है आप थोड़े हटकर है इस चुनाव प्रक्रिया से पिछले कुछ दिनों से? चुनाव प्रक्रिया में खैर आप तो एक्टिव हो गए, लेकिन उसके पहले कुछ दिन आप एक्टिव नहीं थे। क्या उसकी वजह से लगता है कि ये सब कम नंबर आ रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, ऐसा बात नहीं। हर आदमी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वेस्टर्न हर जगह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं, मंत्री राज्य घूम, तो हर व्यक्ति ऐसा एक टीम वर्क है, ये कोई डिक्टेटोरियल अप्रोच नहीं है।